हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 7 की, जो दिया गया है चैप्टर फर्स्ट में, जो बात करता है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की। सेक्शन 7 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। उदाहरण के तौर पर कोई हमारी चीज़ है, मतलब मेरी बुक खो गई है कहीं, अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी बुक जो है बी पर्सन को मिली है। मैं उससे वापस मांगता हूँ कि भाई मेरी बुक है, इसे मुझे वापस कर दो। बी मुझे नहीं देता, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके खिलाफ़? तो मैं सेक्शन 7 के तहत उसके खिलाफ़ सूट इंस्टीट्यूट कर सकता हूँ उस बुक की रिकवरी के लिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 7 बेयर एक्ट में क्या कहा गया है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। तो यहाँ पर इसमें हमें देखना होगा, इसमें जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। A person entitled, वो व्यक्ति एंटाइटल होगा उस पोजेशन के लिए, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए। यहाँ पर समझना होगा स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है वही दैट वेरी प्रॉपर्टी, उसके इक्विवेलेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और हमारा स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी जैसे कोई कॉइन्स हैं, क्रॉप्स है, इनको हम आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो जिसको एक स्पेसिफिक हो, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर मानेंगे। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो, जो अचल संपत्ति ना हो, वही हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, मैनर जो भी इसमें प्रोवाइडेड किया गया है, जो सीपीसी में दिया गया है, उस मैनर से हम इसको सूट इंस्टीट्यूट करेंगे उसकी रिकवरी के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो प्लेंटिफ है वो कब एंटाइटल होगा पोजीशन के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हमें इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को देखेंगे पहले, जो बात करता है अ स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। कि कोई भी स्पेशल और टेम्परेरी राइट प्रेजेंट पोजीशन, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रेजेंट पोजीशन का टेम्परेरी राइट या स्पेशल राइट होना चाहिए इस सेक्शन 7 के अंडर सूट लाने के लिए। तो यहाँ पर समझना होगा स्पेसिफिक और टेम्परेरी राइट क्या होता है। स्पेसिफिक और टेम्परेरी राइट वो होते हैं, या तो ये बेसिस होते हैं ओनरशिप के बेस पर, हो सकता है कोई ओनर है उस प्रॉपर्टी का, या फिर जो हमारा स्पेशल और टेम्परेरी राइट अराइज हो जाते हैं जो हमारा ओनर या तो ओनर के एक्ट से, जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पर स्पेशल और टेम्परेरी राइट अराइज हो जाते हैं जो उस गुड का ओनर है, जो गुड्स हैं मूवेबल उनका जो ओनर है उसके एक्ट से। जैसे कोई जो हमारा ओनर है गुड्स का, वो क्या कर देता है, बेलमेंट कर देता है, प्लेज कर देता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो जो बेली है, जो प्लेजी है, उनके पास उस मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर टेम्परेरी और स्पेशल राइट अराइज हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट पोजीशन रखते हैं उस मूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो सेक्शन 7 यही कहता है कि वही सूट फाइल कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट पोजीशन रखता हो। इसमें जो हमारा ओनर है ना मूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर उसका भी प्रेजेंट पोजीशन या इमीडिएट पोजीशन नहीं है तो वो भी सूट फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पर ये मस्ट है कि वो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में है, किसके प्रेजेंट पोजीशन में है, ये मायने रखता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ए जो है, ए पर्सन है, वो अपने गहने जो है, अपनी ज्वेलरी बी को क्या कर देता है, प्लेस कर देता है टू सिक्योर ए लोन, टू सिक्योर लोन, सिक्योर करने के लिए लोन को। तो ये जो बी है, जो उसके गहने हैं उनको बेच देता है किसी अन्य पर्सन को, सेल कर देता है वो। तो ये जो ए है ये
अपने गहने जैसे पता चलता है कि बी ने बेच दिए हैं, ये उस पर सूट इंस्टीट्यूट करता है अंडर सेक्शन 7 के, तो फिर ये जो है यहाँ पर ए का सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी जब तक कि ये बी एंटाइटल नहीं था उन गहनों को बेचने के लिए उस डेट पर जब उसने बेच दिए हैं, तो फिर यहाँ पर जो बी है, हम ए है हमारा, वो जब तक इसके जो उसने लोन लिया है जब तक वापस नहीं कर देता बी के रुपए, तब तक वो सेक्शन 7 के अंतर्गत सूट नहीं लाएगा तो वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे ओनर है उस गुड्स का, उसके एक्ट से कोई पर्सन जो है किस तरह से उसके स्पेशल और टेम्परेरी राइट अराइज हो जाते हैं उस मूवेबल प्रॉपर्टी में। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होती हैं जब ओनर, जो गुड्स का जो ओनर है उसके एक्ट के बिना जब जो है स्पेशल और टेम्परेरी राइट उस प्रॉपर्टी में अराइज हो जाते हैं। इसमें जो है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, जो खोया हुआ या पड़ा हुआ माल पाने वाला होता है, जो फाइंडर ऑफ द गुड्स होता है, तो उसको स्पेशल और टेम्परेरी राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में जो उसको जिसे वो पाता है। तो लेकिन ये जो उसको राइट मिलता है एक्सेप्ट अगेंस्ट द ट्रू ओनर होता है, कि वो ट्रू ओनर के अगेंस्ट यहाँ पर ऐसा उसको राइट नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के उसे राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में। जैसे फॉर एग्जांपल ए की बुक जो है, ए की बुक खो जाती है और वो बी को मिल जाती है। ए को पता चलता है, वो बी के पास जाता है और अपनी बुक वापस मांगता है और बी उसकी बुक देने से मना कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में ए अपनी बुक को बी से रिकवर करने के लिए सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ बी भले ही सेक्शन 7 में जो है जो प्रोविज़न दिए गए हैं कि उसे स्पेशल और टेम्परेरी राइट मिल चुके हैं, उसको बी की बुक मिल चुकी है, उसके पास उसका पोजीशन है, लेकिन बी अपने इस राइट का जो है यूज़ जो ट्रू ओनर है ऑफ द प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की, जो कहता है कि ए ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। इसमें बताया गया है कि जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी कौन होता है, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल होता है। इसलिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी किसी और के द्वारा अगर हटा ली जाती है उसके पोजीशन से, तो ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 7 के तहत सूट फाइल करके रिकवर कर सकता है। इसमें यही बताया है कि जो हमारा प्लेंटिफ है, वो जो ट्रस्टी है वो रिकवर कर सकता है ऐसी प्रॉपर्टी को। तो अब बात करते हैं जो हमारा प्लेंटिफ है वो क्या रिकवर कर सकता है, उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को ही रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसका नेचर ऐसा होना चाहिए उसको सीज किया सके, उसे डिलीवर्ड किया जा सके। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर ऐसी है कि वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो डिफेंडेंट के पोजीशन में नहीं रही है, तो डिफेंडेंट के कंट्रोल में उसका कंट्रोल नहीं रहा उस प्रॉपर्टी पर, तो जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री के लिए जो है प्लेंटिफ एंटाइटल नहीं होगा, बल्कि यहाँ प्लेंटिफ को जो रेमेडी मिल सकती है वो है उसके डैमेजेस मिल सकते हैं, कंपनसेशन मिल सकता है, और कोर्ट जो है तय करेगा हाईएस्ट वैल्यू उस मूवेबल प्रॉपर्टी की और डिफेंडेंट से प्लेंटिफ को दिलवाएगा। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि जो मैनर होगा, मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी, जो सीपीसी में जो मैनर दिया गया है उसके मैनर में ये जो है सेक्शन 7 के लिए जो प्लेंट है वो सीपीसी के शेड्यूल 1 के अपेंडिक्स 1 के फॉर्म नंबर 32 के हिसाब से ही तैयार की जानी चाहिए। और जो सेक्शन 7 में जो सूट है वो इसके अकॉर्डिंग जो प्लेंट बताई गई है फॉर्म नंबर 32 के अकॉर्डिंग तैयार की जानी चाहिए। और जो इसमें डिक्री होगी जो कोर्ट पास करेगा वो ऑर्डर 20 रूल 10 के अकॉर्डिंग पास की जाएगी, और जो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा वो हमारा ऑर्डर 21 रूल 31 के मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन उसमें जो लास्ट और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें लिमिटेशन क्या होगी,
कि कब तक हम सूट फाइल कर सकते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसने हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी जिससे हम रिकवर करना चाहते हैं। तो इसमें ताकि हम सेक्शन 7 के अंतर्गत सूट फाइल कर सकें, तो इसमें जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उसका आर्टिकल 68 से लेके 71 में पार्ट नंबर 6 में दिया गया है लिमिटेशन एक्ट के में कि यहाँ पर 3 ईयर जो है 3 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना होगा अगर आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी चाहते हैं तो गाइस यह था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।